बर्ड फ्लू की। जी हाँ, देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू फैलने की खबरें आ रही हैं और अब तक करीब 10 राज्य इसकी चपेट में हैं और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता दिख रहा है। बर्ड फ्लू पक्षियों पर फैलने वाली एक बीमारी है जिसके चलते अब तक कई हजार पक्षियों के मरने की खबर है और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने कुछ जिलों में पक्षियों को मारने के आदेश भी दिए हैं, जो कि पालतू पक्षी हैं। खासतौर पर अगर हम मुर्गी पालन की बात करें या फिर जो चिड़ियाघर है, वो सबसे ज़्यादा इसकी जद या संकट वहाँ पर भी है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में समझेंगे कि ये बर्ड फ्लू किस तरीके से फैल रहा है, इसे रोकने की कवायद क्या है और किस तरीके से इसका संक्रमण होता है और आप या हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो क्या खास सावधानियां हैं जिसको हमें और आपको अपनाना है अगर इसके संक्रमण को, इसके फैलाव को, इसके दायरे को हमें रोकना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जो समझाएंगे इस बर्ड फ्लू को और इसकी सावधानियां क्या हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीर जुएल साहब हैं जो कि पूर्व कुलपति हैं एनडीवीएसयू जबलपुर से। स्वागत है आपका। डॉक्टर आनंद कृष्ण हमारे साथ हैं जो कि एम्स दिल्ली से हैं, प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है। और एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर बलराम जियोमर हैं। डॉक्टर बलराम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा डॉक्टर जुएल आपसे कि बर्ड फ्लू सबसे पहले तो क्या और किस तरीके से, क्योंकि हम कई बार पिछले कुछ वर्षों में देखें और ख़ासतौर पर 2006 के बाद से इसका नाम ज़्यादा हमारे सामने आया और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कई बार ये संक्रामक जो बीमारी है उसका खतरा बढ़ता है और उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। इस बार का खतरा कितना बड़ा है और किस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है? नमस्कार। जिस तरीके से अभी बर्ड फ्लू की खबरें आई हैं कि पूरे 10 स्टेट्स में ये बढ़ गया है बर्ड फ्लू और बर्ड्स में आ रहा है, ये हमारे लिए एक बेसिकली चिंता का विषय है। बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं और ये बर्ड्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में खास तौर से जिनमें हम कह रहे हैं, और जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं वो इनके कैरियर्स होते हैं। वाइल्ड बर्ड्स जो विंटर में आती हैं, विंटर सीजन में बाहर से आती हैं, तो वो इनकी कैरियर इन्फेक्शन लेके आती हैं बेसिकली। और ये इन्फेक्शन कैसे आता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ये उनके इंटेस्टाइन में और सिक्रीशन में नॉर्मली रहता है। बट ये जब ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में कांटेक्ट में के थ्रू आ जाता है या और कोई तरीका इस तरह का होता है कि जो इन्फेक्शन स्प्रेड अप करता है, तो वो पोल्ट्री बर्ड्स में आ जाता है। जी। पोल्ट्री बर्ड्स क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा इस पे स्टेक ऑफ क्लेम लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग प्रोटीन लेते हैं, एग्स लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि हमें देखना चाहिए। और इस समय जो पूरे देश में जो 10 स्टेट्स में आ गया है, धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स को इसको ध्यान में रखना चाहिए और जितनी भी प्रिकॉशंस लेनी है, जो प्रिकॉशन हम आगे डिस्कस करेंगे, वो लेनी चाहिए। एक इनिशियली मैं समझना चाहूंगा कि जो संक्रमण है उसका मोड क्या है? ये सिर्फ पक्षियों से और दूसरे पक्षियों में फैलता है या कोई और इसका मोड होता है या हो सकता है? नहीं, ये बेसिकली ये तो तरीका है, वहां से आ रहा है, ये जहां से इन्फेक्शन आता है बेसिकली। उसके बाद में जो आपस में जो जाता है ये फीड के थ्रू, कंटामिनेटेड फीड है, कंटामिनेटेड वाटर है, ये पोल्ट्री में एक से दूसरे में, और जो उसमें हैंडलर्स हैं बेसिकली, उनके थ्रू भी ये जा सकता है। तो इक्विपमेंट हैं पोल्ट्री के या पोल्ट्री के जो बर्ड्स आ रहे हैं, उनके थ्रू आपस में एक दूसरे से ये फैलता चला जाता है। तो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है इसलिए स्प्रेड्स वेरी फास्ट, बड़ी तेजी से ये फैलता है। डॉक्टर बलराम, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि संक्रमण, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ क्यों रहा है और इसके पीछे जो सोर्सेज हैं, वो जो इसके पीछे के मैं कहूँ कि कारक हैं, जो टूल्स हैं, वो क्या हैं? फीड के थ्रू है या चेक्स, या जो हम एक की बात कर रहे थे वो है, या हैंडलर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो दूसरे के साथ मिलते हैं? ये साइकिल जो है, थोड़ा सा इसको मैं समझना चाहूँगा। ये जो इस समय बर्ड फ्लू में जो स्ट्रेन है, ये H5N8 इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन है। और इन्फ्लुएंजा वायरस एक श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे कि हमारा कोविड-19 का वायरस है। कोविड-19 वायरस जो है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या जो संक्रमण करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, पर जो वो ये ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं,
और जो हमारा H5N8 है, ये ह्यूमंस में तो नहीं करता है, पर बर्ड्स में इसकी संक्रमण करने की क्षमता करीब 60% के आकी गई है। 60% ट्रांसमिसिबिलिटी है। इसलिए ये विद रेस्पिरेटरी रूट भी हो सकता है कि एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, और या जैसे डॉक्टर जोहल ने बताया कि फोमाइट्स के थ्रू, जैसे कि हैंडलर्स के हाथों से, इट में बी थ्रू फीड और थ्रू एनी आर्टिकल विच हैज़ द इन्फेक्शन, उसके थ्रू भी जा सकता है, या इन्फेक्टेड मीट्स के थ्रू भी जा सकता है, या फीड में कुछ इन्फेक्शन हो गया या फीड में पड़ा हुआ है, छींक दिया उन्होंने बर्ड्स ने, दैट कैन ट्रांसमिटेड। बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसमिशेबल थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, ये सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके ये जेनेटिक रिसॉर्टमेंट से बनता है, तो ये लगातार चेंज होता रहता है। तो जो नए एनिमल्स हैं उनमें उस तरह की एंटीबॉडीज नहीं बन पाती जो पुराने वायरसेस होते हैं, इसलिए ये हाईली कंटेजियस है, हाईली इन्फेक्शियस है। और क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ राज्यों में जहां पर पोल्ट्री जो पूरी इंडस्ट्री है वो ठीक है, इससे प्रभावित होती नज़र आ रही है, उसके पीछे के कारण समझ में आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उस इंडस्ट्री से अलग जो कि शायद उसके पीछे माइग्रेटेड जो बर्ड्स हैं इस सीज़न में आती हैं वो रीज़न है, और उसके चलते जो हमारे देसी मैं कहूँ कि पक्षी हैं वो भी इसके संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ये जो H5N8 देखा गया है, सबसे पहले इजिप्ट में देखा गया था, इजिप्शियन बर्ड फ्लू कहलाता है ये। तो हो सकता है वो माइग्रेटरी बर्ड से आ गया हो, और या फिर इन हाउस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बर्ड्स में। अब वो जब क्वांटिटी ऑफ वायरस ज़्यादा हो जाती है तो वो फैलने की क्षमता या कुछ रीअसॉर्टमेंट करके वो ज़्यादा संक्रमित या ज़्यादा पैथोजेनिक बन जाता है, राइट। तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो बाहर से आ सकता है, और इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन हाउस कहीं हुआ हो तो ट्रांसमिशन हो गया हो, पर चांसेस हैं कि वो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड के द्वारा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डॉक्टर जुयाल, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि एक ज़िला या इसके बाद दूसरा ज़िला या फिर एक दूसरे राज्य में इसकी खबरें आ रही हैं, इनिशियल कोई पहचान है या फिर जो हम जिससे कहें कि लोकल जो लोग हैं जो कि इस पूरे के पूरे पक्षियों के साथ जुड़े रहते हैं वो समझ पाते हैं, या इसमें इतनी तेज़ी के साथ ये फैलता है कि उसे समझना, उसके बारे में जब तक आप कुछ सोचें या फिर मेडिसिन को लेकर या क्योर करने की बात करें उससे पहले ही अपना काम कर देता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो बड़े फास्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी विजिबल तो होते ही हैं पोल्ट्री में, और आप उनको तुरंत आइसोलेट करते रहिए और उसको देखते रहिए कि उनमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। पोल्ट्रीज में रफल्ड फेदर्स हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है, तुरंत पता लगता है कि बर्ड में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उनको धीरे धीरे आइसोलेट आप करते रहें, और मेरे ख्याल से इसमें फिर जो उनका सेपरेट करने का मैकेनिज्म है, उनको आप एक तो नए बर्ड्स को उसमें इंट्रोड्यूस मत करिए कहीं से भी जो लेके आ रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नया स्टॉक ले आए, आपको मालूम नहीं है, आपने नया स्टॉक ले आए हैं और उसके साथ में आपने मिक्सअप कर दिया है, तो दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट में कंटामिनेट, वो उस तरीके से आगे बढ़ सकता है इन्फेक्शन। तो उसको अपने अलग स्टॉक में रखिए, अलग क्वारंटीन में रखिए, और उस तरीके से उसको डील करिए। स्नीजिंग आ जाता है, उसमें जो नेजल सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है बर्ड्स में, उसके रफल्ड फेदर्स हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट वो हो जाती है, तो वो दिखने लगती है कि ये बर्ड बीमार है और ये बीमार होने वाली है। वो स्टॉक पूरा जो है वो एक साथ में बीमार पड़ जाता है। ओके डॉक्टर आनंद, अब मैं आता हूं कि किस तरीके से पक्षियों के बाद ये खतरा आबादी पर यानी कि मनुष्यों पर नजर आता है, और ये जो संक्रमण है ये इसका ट्रांसमिशन मैं कहूँ खास तौर पर उसका कोई अगर टाइम फ्रेम कितने दिन के अंदर, और किस तरीके के शुरुआती सिम्टम, अगर फिलहाल जो अच्छी खबर यह है कि देश में अभी भी जो मैं कहूँ कि जनसंख्या पर है उसमें संक्रमण के अभी केसेस सामने नहीं आए हैं, कोई इस तरीके की आशंका ज़रूर है लेकिन अब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले अगर अनुभवों से देखें तो किस तरीके से ये रहा है? देखिए, जैसे कि आपने सही बताया कि जो ये
बीमारी अभी फिलहाल सीमित है बर्ड्स पे। अभी तक कोई भी केस ह्यूमन और बर्ड्स के ट्रांसमिशन का रिपोर्टेड नहीं है, और हो सकता है कि कुछ नियर बाय कॉन्टैक्ट्स में हो जाए, लेकिन खतरा जब होता है जब इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है, एक व्यक्ति से किसी और व्यक्ति पे जाना। वो अभी तक हुआ नहीं है, और उम्मीद है कि हम इसको इस हद तक रोक पाएंगे कि इसकी आशंका, इसकी जो संभावना कम होगी। तो फिलहाल मेरे को लगता है अभी सावधानी की जरूरत है, चिंता की जरूरत नहीं है एट ह्यूमन लेवल, पर निगरानी पूरी तरह से चलती रहनी चाहिए, और जो लोग इससे करीब हैं पोल्ट्री के, उनके पास सर्वेलेंस जारी रखना चाहिए, ताकि हमारी कोई केस होता है तो इमीडिएटली पिकअप कर सके और उसको कंटेन कर सके, उसको आइसोलेट कर सके, ताकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो। हमारी कोशिश ये रहेगी। अभी तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें क्या सिम्टम होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि नया वायरस है, हमको पूरी जानकारी है नहीं हमारे पास कि ये किस तरीके से बिहेव करेगी। क्या नॉर्मल जो सीजनल फ्लू देखते हैं उससे ज्यादा पैथोजेनिक होगी, उससे ज्यादा इन्फेक्टिव होगी? क्योंकि हमारे पास फिलहाल इसका कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो जरूर है कि यदि जो फैलने की संभावना काफी तेज फैलने की संभावना रहती है, पर कितनी फैटल होगी, कितनी बीमारी सीरियस होगी, अभी बताना जरा मुश्किल है। तो पर जैसे मैंने कहा कि इतने चिंता करने की बात नहीं है अभी फिलहाल। ओके डॉक्टर बलराम, क्योंकि जैसे कि कहा कृष्णन साहब ने कि बर्ड टू ह्यूमन यानी कि पक्षियों से और मनुष्यों में संक्रमण होता है, लेकिन डायरेक्ट जो संक्रमण है, लेकिन क्या अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो गया है और वो दूसरे को यानी कि ह्यूमन को संक्रमित कर सकता है, इसके चांसेस कितने रहते हैं? और जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं, अगर जो डायरेक्ट मैं कहूँ कि बर्ड फ्लू कि किसी ऐसे संक्रमण के चपेट में आए हैं, कोई इनिशियल अब तक अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कुछ इस तरह के सिम्टम्स या कोई एक टाइम फ्रेम दिखता हो कि ये 2 या 3 या 5 दिन के अंदर कोई इसमें इस तरह के सिम्टम हमारे सामने आते हों, किस तरीके से पहचान होती है, या अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी इसे लेकर? ये ठीक बात है कि इस स्ट्रेन को लेके कहना तो जल्दबाजी है, पर जो नॉर्मल जैसे हमने H1N1 देखा था, तो ये जैसे ही किसी संक्रमण अगर ह्यूमन को होने का क्षमता आया किसी भी वजह से वायरस में, तो वो क्या होगा कि इसका जो सिम्टम होगा बहुत तेजी होगा। जैसे कोविड के सिम्टम्स बेसिकली 90 to 95% पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक इन कोविड, है ना, उनको इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं आते हैं। पर इन्फ्लुएंजा का सिम्टम जैसे इन्फ्लुएंजा में दिखाई पड़ता है, वो तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। विद इन 3 दिन के अंदर ही, 3 या 4 दिन के अंदर ही ट्रांसमिसिबिलिटी और सिम्टम दिखाई पड़ने लगेंगे। और वही रनिंग नोज, तेज बुखार आना, पूरे बदन में दर्द होना, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा के साइन है वो सारे दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए इसका डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। और अभी तो ऐसी ह्यूमन ट्रांसमिशन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो रिकॉर्ड्स में नहीं है, पर इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अगर लोड ऑफ वायरस और ह्यूमन रिसेप्टर से चिपकने की क्षमता किसी वजह से भी डेवलप हो गई तो हो सकता है सर। तो जुएल साहब, ये माने कि अभी फिलहाल ह्यूमन के लिए खतरा नहीं है उस तरीके से, लेकिन सावधानी के लिहाज से अगर कहें तो मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि जिन भी राज्यों में ये फिलहाल इस तरीके के केसेस आ रहे हैं जहां पर पक्षियों की मरने की खबर या वहां पर संक्रमण की बात है, हालांकि अलग अलग टीमें सेंटर और स्टेट की टीमें काम कर रही हैं, क्या वहां पर एहतियात या सावधानी आपकी नज़र में ज़रूरी है इस वक्त इनिशियल लेवल पर? और क्या इसका संक्रमण का जो खतरा है उसका तापमान यानी कि सर्द मौसम इसके लिए एक वाहक के तौर पर इसके लिए एक मैं कहूँ कि एक ज़्यादा खतरनाक लेवल ले जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी एक तो फूड हैबिट्स बड़ी अच्छी हैं, हम लोग हर चीज को बॉयल करके लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें प्रिकॉशंस जो है बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपके फार्म्स में जहाँ भी बर्ड्स हैं, जो है मिल्क हैंडलर्स हैं, वो अपने हाथ अपने साफ करें, सोप से साफ करें, सैनिटाइज करें, और जो फ्रेश मीट है उसको हाथ ना लगाएं। दूसरा जो अपना फीड है उसको बाहर ना रखें इस तरीके से। और उसमें जो बाहर के बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनको भी इस तरह से अपने फार्म में आने में प्रिकॉशन लें, ये ना आए। तो बायो सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप सारे फार्म पे लेते रहेंगे तो ये कंटेन होने के इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
दूसरी बात यह है कि ह्यूमन ट्रांसमिशन, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि अभी नहीं है, और पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर इस तरह से कहीं लीकेज हो जाए, कहीं पे कोई ऐसा इंस्टांस हो जाए जिससे कि पॉसिबल हो, उस उसके लिए भी हम लोगों को तैयार पहले से रहना पड़ेगा। एंड वो भी एक बड़ा एक इशू है कि भाई किस तरीके से उसको कर्टेल किया जाए, किस तरीके से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वो लिए जाएं। वो ये सब चीजें अगर हम लोग उसको अडॉप्ट करें बिल्कुल उसी तरीके से कि अपने सैनिटाइज करें, अपने हाथ सफाई से रखें, मीट में ना उसको टच करें मीट को, और उसको जो है फार्म पे जितने भी आप मैक्सिमम बायो सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं, बाहर से विजिटर्स को न लाएं, और अपने जो खुद मेंटेन कर रहे हैं फार्म्स को उनकी पूरी देखभाल करें, और वेटनरी प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, वेटनरी हेल्थ सर्विसेज जितनी भी उसमें हम लोग दे सकते हैं वो उनको फार्म में दी जाएं, तो इसके कंटेनमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्या डॉक्टर जुयाल ये सिर्फ पक्षियों तक सीमित है, या पक्षियों से जो दूसरे मैं कहूँ कि जानवर हैं, जैसे मैं डेयरी जो उद्योग है उससे रिलेटेड है, कई बार कहीं पर कंबाइन इस तरीके के चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट, क्या वहाँ पर भी इसका संक्रमण का खतरा होता है या हो सकता है, या वो उससे अलग है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी देखा गया है कि कौवे, कुछ कौवे भी मरे पाए गए हैं किसी स्टेट्स में, और वहां पे भी वो कुछ जो डॉक्टर साहब ने बताया जो स्ट्रेन है केरला में, जैसे बताया जो जो H5N8 है वो मिला है, और इस तरीके के जो केसेस हैं दूसरे बर्ड्स में तो है ही हैं, लेकिन अभी ऐसा डेयरी उद्योग में ऐसा नहीं है कुछ उसका कि कोई डायरेक्ट संक्रमण हो उसका या कोई ऐसा हो जाए। लेकिन फार्म में बायोसिक्योरिटी मेजर्स आपको डेयरी फार्म हो चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो ये लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपको कोई भी इन्फेक्शन बाहर से ना आया जाए। सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई केस होने के चांसेस कम है, नहीं है, नहीं के बराबर है डेयरी में। जी डॉक्टर बलराम, जी सर, आपकी राय? जैसे हम कोविड के सावधानियां कर रहे हैं अपनी, ताकि ट्रांसमिसिबिलिटी रुकी रहे, मास्क लगाना, जैसे डेयरी वर्कर्स हैं या फिर जहां पर भी ये अच्छी मृत पाए गए हैं जो उनको हैंडल कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट्री वाले हों चाहे वाइल्ड लाइफ वाले हों, वो प्रॉपर पीपी किट पहन के, मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइज करके ये प्रिकॉशंस तो ले ही लें। दूसरा क्या है कि अगर हम अपना फूड, किसी भी तरह का फूड जो नॉन वेज है या एग भी है, अगर प्रॉपरली बॉईल कर लें तो इन्फ्लुएंजा 100% मर जाता है। अगर अनबॉइल्ड, जैसे बहुत से लोग हाफ बॉइल्ड वगैरह खाते हैं या फिर रॉ मीट खाना पसंद करते हैं, दे शुड अवॉइड 100%। अगर वो ये मतलब ये चीज़ तुरंत हो कि रॉ मीट नहीं खाना है और एग्स नहीं खाने हैं, और ये चीज़ें जो हम कोविड की सावधानियाँ प्लस कुकिंग ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड और सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एटलीस्ट ह्यूमन में तो नहीं होगी। और जो बर्ड्स के लिए, बर्ड्स को अगर जैसे ही थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, जो पोल्ट्री फार्म के मालिक है उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देने पड़ेंगे कि जैसे ही कोई ऐसी घटना हो तो आप तुरंत इस पर्टिकुलर वहाँ बताएं, ताकि उसको अर्लीस्ट लेवल पे ही रोक लिया जाए, ताकि और हमारे पोल्ट्री एनिमल्स या जो बर्ड्स हैं वो इन्फेक्ट ना हो। तो सावधानी ही बेहतर है। डॉक्टर आनंद, जैसा कि कहा बलराम साहब ने कि अगर प्रॉपर कुक्ड है, यानी कि जो हमारी हैबिट है हिंदुस्तान में लोगों की वो पूरा पका हुआ खाने की, कुछ लोग ज़रूर हाफ बॉयल इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको हम अवॉइड करें तो कम से कम अभी सेफ़ हैं जो भी एग या फिर नॉनवेज खाते हैं लोग। इसके साथ साथ कुछ और आपको लगता है हिदायत जो कि इस वक्त अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर इस हम फ्लू को रोकना चाहते हैं, संक्रमण से बचना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक जैसे डॉक्टर उमर ने बताया उतना ही काफी है। कोविड जैसे ऑलरेडी हम लोग कोविड रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, और इसके साथ यदि हम यदि फूड का अपना मीट और चिकन का अच्छी तरह कुक करके इस्तेमाल करें तो फिलहाल तो इससे ज्यादा इसकी सावधानी की जरूरत नहीं है।
ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया या मैं कहूँ कि अफवाहों के तौर पर है, उसमें कितनी सत्यता है उसका हम नहीं जानते हैं। लेकिन जुआल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं, उनका पूछना है कि कई लोग अपने घरों में या फिर जो पक्षियों को पालते हैं या उन्हें दाना देते हैं, क्या उसके ज़रिए या उसकी बीट के ज़रिए या उसके जो पंख वगैरह गिर जाते हैं उससे भी संक्रमण हो सकता है? और अगर ऐसा है तो कैसे उससे बचा जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बीट के थ्रू भी चांसेस हैं इसके एक्सक्रीशन के, इसके जो ट्रांसमिशन के पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको प्रिकॉशंस तो पूरी लेनी पड़ेंगी। आप उनको फीड दे रहे हैं तो आप पूरे अच्छी तरीके से अपने जो है हाथ सैनिटाइज करें, अपने घर में सफाई रखें, और बीट्स जो आ रही हैं अंदर इस तरह का जो आपको आ जाती हैं उनको ना आने दें, सफाई करें, वो मेंटेन करें, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं रिपोर्टेड है, क्योंकि डोमेस्टिक वाइल्ड वर्ल्ड में ये केसेस पाए गए हैं, तो उनमें थोड़ा प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी। और ये प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ आप बिल्कुल, अब तो मुझे लग रहा है कोविड सिस्टम ने हम लोगों को काफी चीजें सिखा दी हैं, तो हर चीज में हमें सावधानियां बरतनी ही पड़ेंगी। डॉक्टर बलराम, कुछ और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम कोरोना में देख रहे थे कि स्प्रेडिंग जो है अलग अलग लेयर पर कई घंटे तक वो वायरस जिंदा रह सकता है, इस तरह की बातें सामने आई, क्या बर्ड फ्लू को लेकर भी कुछ यही कहा जा सकता है? और क्या ये हवा के थ्रू इसका संक्रमण हो सकता है या इसके लिए किसी एक टच, मैं कहूँ, या स्पर्श की जरूरत है? टच से भी हो सकता है और एयर ड्रॉपलेट से भी हो सकते हैं इनके इन्फेक्शन। एयर से संक्रमण भी हो सकता है, पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करता है ये ड्रॉपलेट, राइट। दूसरा जो ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है कि हमको अगर प्रिकॉशन लेंगे तो चांसेस बहुत कम ही होंगे, और एयर ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन तो है ही है। ये जो जितने हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हैं ये ट्रांसमिसिबल तो होते ही होते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है, जैसे कोविड का जो वायरस होता है वो अगर सिम्टम्स आने भी होते हैं तो 1-2-3 दिन पहले से वो बेसिम्टोमेटिक फेज में भी वायरस शेडिंग शुरू हो जाती है वैसे। पर जब इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है तो विद इन 3 डेज आपके सिम्टम दिखाई पड़ने लगेंगे, और उस पीरियड ऑफ इलनेस में ही शेडिंग होती है। जितने टाइम आपको बीमारी है तभी शेडिंग होती है, इसलिए इसकी आइसोलेशन या इसको कंटेनमेंट इजी है थोड़ा इन्फ्लुएंजा का। डॉक्टर कृष्णन, अगर जो लोग पक्षियों के साथ जुड़े हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं या करते थे, अगर कुछ सिम्टम इस तरीके के नज़र आते हैं तो इनिशियली उन्हें क्या आप सलाह देंगे या क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, जैसे यदि कोई खासतौर से पिछले कुछ दिनों में, यदि पहले काफी दिन पहले कांटेक्ट में रहे तो कोई इसकी बात नहीं है, लेकिन यदि पिछले हफ्ते इसमें कांटेक्ट में रहे हों, बिकॉज जनरली उतना इंक्यूबेशन पीरियड मान के चले हैं, तो उनको तुरंत किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाके रिपोर्ट करना चाहिए। म्युनिसिपल यदि फैसिलिटी है, कॉर्पोरेशन, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और उनका टेस्ट होगा, और उसके हिसाब से जैसे पाया जाएगा उसके हिसाब से उसका इनका इलाज होगा। तो सतर्कता मेंटेन करनी चाहिए, और जिसको भी कोई सिम्टम आता है, जो लोग एनिमल्स के साथ काम कर रहे हैं, दे शुड रिपोर्ट इमीडिएटली टू हेल्थ फैसिलिटी। और सरकार ने जहां पे हो रही है वहां पे वो ऑलरेडी वो इन्फॉर्म कर रहा है कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से उनको वहां पे जाके रिपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर जुआल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में खासतौर पर जब सर्दी का मौसम हो और जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, कई बार हम देखते हैं कि पक्षियों की मौत की खबरें आती हैं, और बर्ड फ्लू के चलते भी कई शहरों में, कई ज़िलों में पक्षियों की मौत हो रही है। क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क महसूस कर पाना बहुत आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए। लोग इससे भी डरे हुए हैं कि कैसे हम पता कर पाएं, या अगर कोई भी पक्षी उनके इलाके में, उनके घर के आसपास इस तरीके से मरा हुआ दिख रहा है, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा है, उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए और उनके लिए क्या बेस्ट तरीका है?
देखिए, सबसे पहले तो जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां कहीं इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये पक्षी मर गए हैं काफी संख्या में, तो सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके सैंपल्स, फिर वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनके सैंपल्स को भोपाल में जो हमारी हाई सिक्योरिटी लैब है, जो जहां ये आइडेंटिफाई होता है, वहां भिजवाना चाहिए कि भाई ये किस तरह का वायरस है, पॉजिटिव है भी कि नहीं है, या किस कारणवश हो रहा है। क्योंकि ये आपने ठीक कहा, ये जो समय है जो विंटर सीजन का है, इसमें ये वायरस पनपता है और इसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए और उसके बाद में एहतियात बरतना चाहिए उसको। उसके साथ में अगर एक आध बर्ड कहीं अगर इस तरह दिख रही है, तो जो प्रॉपर डिस्पोजल है उसका, उसको प्रॉपर गड्ढे में गाड़ के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए और उसको अंदर रख देना चाहिए, जमीन के अंदर गाड़